इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, सेवा या मदद जब मन, वचन, कर्म से शुद्धता और पवित्रता के साथ निष्काम और निस्वार्थ भाव से की जाए तो वो सेवा आंतरिक खुशियों के प्यार भरे एहसास से असीम आनंद की अनुभूति प्रदान कर रूह में सदा के लिए बस जाती है। दादी जानकी जी ने भी बाबा के निर्देशानुसार सबसे पहले एक नर्स की तरह बीमार लोगों की सेवा में दिल और जान से सेवा की। वह एक नर्स से भी ज़्यादा एक माँ की तरह सबका ध्यान रखती थी। शायद ये दादी जी की सेवाओं से कमाई हुई दुआओं का ही फल है कि वे शरीर से जुड़ी सभी समस्याओं को निर्विघ्न होकर पार करती चली गई। आइए हम सुनते हैं दादी जी के विषय में और भी बातें हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी से। भ्राता जी माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं और दादी जी के पर्सनल फैमिली डॉक्टर भी रहे हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति, धन्यवाद। सबसे पहले दादी जी के विषय में हम जाने तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस संस्था के साथ जुड़े और ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में कैसे आए और एक डेडिकेटेड, एक डॉक्टर होकर के फिर एक डेडिकेटेड लाइफ जीना और इतनी सेवाओं को संभालना, तो ये सब कैसे हुआ? मैं ये कहूँगा बड़े सौभाग्य की बात थी मेरे लिए। लोग कहते हैं उनको मेहनत करनी पड़ी, मुझे तो जैसे घर बैठे भगवान मिल गए जी। पहले मेरे पेरेंट्स, हम लोग गुड़गांव में थे, ये 1961 की बात है। तो पेरेंट्स पहले ईश्वरीय ज्ञान में आए जी। तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, और जैसे पहली बार मैं गया तो पहली बार का मुझे अभी तक याद है। तो कुछ कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम की मुझे 2 लाइनें याद है कि भगवान साधारण वृद्ध तन में आए और हम सबसे बुराइयों का दान मांग रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगा, मैं छोटा था तो मैंने कहा ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सी बुराइयों का दान मांगते हैं। तो तब से फिर धीरे धीरे हम लोग चंडीगढ़ आ गए, तो घर के पास सेंटर था। तो बहनों का स्नेह, प्रेम, ज्ञान तो हमने जो समझा वो तो बहुत इजी होता है ज्ञान समझना, लेकिन जो परिवार की फीलिंग, ईश्वरीय परिवार की फीलिंग जो मिली, उससे ही हम ज्ञान में आगे बढ़ते गए। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी जी। और फिर उन दिनों मतलब डेडिकेटेड होकर के आपको चलना है, तो वो कैसे? ये तो यूं कहें डिवाइन डिजाइन था, मैंने तो कुछ प्रयास नहीं किया। मैं यूं कहूँगा कि मैं पढ़ना भी चाहता था, तो मैंने सोचा अभी क्या किया जाए। तो डॉक्टरी तो हो गई, वहाँ जॉब कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था ठीक। चंडीगढ़ में मैं था, पढ़ाई पढ़ी, फिर जॉब की। तो एक दिन निर्भय भाई का अचानक फोन आया कि आपको सब कुछ छोड़ के वहाँ आना है, हम हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं। ये कौन से सन की बात है? ये आई थिंक ये 89 की बात, 89 एंड की बात है। फिर वो डायलॉग चलता रहा,
जी। लेकिन जैसे वो निमंत्रण मिला तो मुझे भी लगा कि जब ये बेहद की सेवा का अवसर मिल रहा है तो छोड़ो ये क्या करना। जी तो जी। फिर छोड़ के मैं फाइनली अगस्त 91 में यहाँ आया और Okay. अक्टूबर 91 में हॉस्पिटल का आरंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। तो दादी जानकी जी से आप पहली बार कब मिले? बहुत बार मिले होंगे, लेकिन जैसे होता है ना कि कभी कभी तो जैसे आप क्लास में मिलते हैं, लेकिन जो मुझे याद है एक बार दादी जी चंडीगढ़ आए थे तब का याद है। तो जैसे दादी की एक विशेषता है, उनको सेवा में बहुत रुचि रहती है। तो जो भी मेरे संपर्क में थे लोग, दादी को मैं कहता था दादी आप चलो कहीं घूमने के लिए। दादी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो रॉक गार्डन के संस्थापक थे, उनको मैं लेके आया, लोकल बिशप थे। तो मुझे अभी तक याद है कि दादी इतनी सहज सबसे ज्ञान शेयर करती थी। और दादी की एक विशेषता थी कि वो ज्ञान को इतना इंटरेस्टिंग बना देती थी, कुछ बातें दिल को छू जाती थी। तो मुझे याद है कि दादी ने वो बिशप जो थे वो चर्च के वहाँ पे सेक्टर 19 में था, तो उनको बोला कि हमारे 4 टीचर्स हैं जी। तो कहा एक तो शिव बाबा हमारा टीचर है, भगवान हमारा टीचर है, दूसरा ये टीचर्स भी हमें सिखाती हैं, ये भी हमारी टीचर्स हैं। फिर कहा जो आने वाले भाई बहन हैं वो भी टीचर हैं, और दूसरा हम अपने खुद भी टीचर हैं, खुद से भी अपने आप को पढ़ाना पड़ता। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहरी चली गई थी। तो दादी की ये विशेषता थी कि जब भी उनको कोई मौका मिलता था, कोई भी व्यक्ति मिलता था, तो दादी उसको जैसे बाबा का परिचय, बाबा का बनाने का उनका इतनी लगन होती थी, इतना प्रयास होता था कि उनको लोगों को भी लगता था कि देखो भगवान से जो कनेक्शन जोड़ना कितना आसान है, केवल प्रेम ही तो चाहिए। जी। जब भगवान को हम पहचान लेते हैं और उनसे प्रेम हो जाता है तो फिर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी। दादी का हॉस्पिटल से भी, ग्लोबल हॉस्पिटल से बहुत प्यार था। वो तो किस तरीके से दादी वो दादी खुद सुनाती थी मुझे कि क्या हुआ जब ज्ञान सरोवर भी बन रहा था, हॉस्पिटल भी बन रहा था। तो निवय भाई ने बड़ी दादी से, दादी प्रकाश मणि जी से बात की, तो कहा आप दादी के पास जाओ, दादी जान के पास। तब से दादी ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। ओके। और उनको लगा फिर कि हॉस्पिटल के लिए सहयोग उनको करना ही है। फिर इस सब कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उस समय दादी जानकी यहाँ थे या लंदन में थे? दादी जानकी यहाँ थे, लेकिन लंदन से आए हुए थे। तो फिर दादी ने वहाँ जाके बातचीत की होगी, तो उन्होंने एक फाउंडेशन वहाँ क्रिएट की, जिसको दादी ने अपना नाम दिया, जानकी फाउंडेशन। जी जी। तो शुरू में तो उसका लक्ष्य ये था कि यहाँ माउंट आबू के हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी, स्पिरिचुअली भी। लेकिन धीरे धीरे दादी को लगा कि इस फाउंडेशन से जो है, जो हेल्थ केयर गिवर्स हैं, दादी बड़ी प्राउडली शेयर करती थी कि मैं भी नर्स रही थी। और दादी की एक बात मुझे हमेशा याद ये आती है कि दादी हमेशा डिफाइन करती थी कि सेवा की उत्कृष्टता क्या होनी चाहिए, सेवा में भी एक्सीलेंस कैसे हो, वो शेयर करती थी। कि पेशेंट को, दादी कहती है जब मैं नर्स थी तो पेशेंट को कुछ कहने से पहले हमें संकल्प आना चाहिए कि पेशेंट को क्या चाहिए होगा। जी जी जी। तो फिर दादी ने वो जो फाउंडेशन क्रिएट की, वो फाउंडेशन प्राइमरीली तो हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे दादी ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की सेवा कैसे की जाए। जी। तो फिर वहाँ के सभी भाई बहनें जो मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, जिसको विहासा एक्रोनिम है। तो मुझे याद है कि जो वो डिस्कस करते थे उसका ड्राफ्ट मेरे पास भेजते थे। जी। तो धीरे धीरे वो सब फाइनलाइज हुआ, और अब वो विहासा जो है वो दादी की ही प्रेरणा थी। अब वो इतनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गया, विश्व के सारे कोने में पहुंच गया। यहाँ भी भारत में जब हम वो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम में लेक्चर्स नहीं है, कुछ भाषण नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है वैल्यूज के ऊपर। तो वो इतना पॉपुलर हो गया है, वेदर नर्सेस के लिए करें या सर्जन्स के लिए करें। तो दादी को हमेशा ये इंटरेस्ट रहता था कि जो हमारी स्ट्रेंथ है,
दादी को मैं कभी कभी पूछता था कि दादी ये लोग कहते हैं कि ये हॉस्पिटल यहाँ भी बनाओ आप। दादी कहती है हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, हॉस्पिटल जो बाबा ने बनवाया माउंट आबू में, वो वहाँ की सेवा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप उनको ये कहो कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे या स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पेशेंट केयर में उसकी क्या रेलेवेंस हो सकती है, वो बताओ जो आपकी स्ट्रेंथ है। बाकी आप हॉस्पिटल चलाने के चक्कर में नहीं पड़ो बाहर जाके। एक दादी तो इतने एजुकेटेड नहीं थे, और जब आपके पास तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, तो वो कैसे कन्विंस होते थे दादी से मिल करके? जी, दादी की एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि दादी को जो भगवान से मिला हुआ था, जो शिव बाबा से उनको प्राप्ति थी ना, वो प्राप्ति हमेशा बबल करती रहती थी। वो शेयर करती थी अपना एक्सपीरियंस। दादी हमेशा उनको एक्सपीरियंस सुनाती थी और अनुभूति करवाती थी। दादी के पास जो भी जाता था वो पिघल जाता था जी। क्योंकि देखिए हम सब हैं तो प्राइमरीली ह्यूमन बीइंग, पढ़ लिख के हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन अंदर तो हम सब वही है ना। आत्मा को तो प्यास है ना, और प्रेम तो सबको अच्छा लगता है। प्रेम है, रिस्पेक्ट है, और दादी में इतनी पेशेंस थी कि सबकी बात ध्यान से सुनती थी। जी जी। और फिर दादी से वो जैसे एक पर्सनल रेपो बन जाती थी। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब दादी को अभी तक भी याद करते हैं। जब दादी ने हमारे से छुट्टी ली तो उनमें से कितने लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि वो दादी को मिस करेंगे, क्योंकि दादी ने सबको एक यूं होता है ना, जैसे हम एक तो होता प्रोटोटाइप, लेकिन दादी हर एक को पर्सनलाइज कर देती थी। हर एक को ऐसा अनुभूति होती थी दादी मेरी है, दादी का एक्सपीरियंस है। और दादी हर काम में इतनी एक्यूरेट थी और इतना टाइम देती थी। कभी कभी तो दादी पूछती थी, अच्छा आप कब जा रहे हो, मुझे फिर मिलने आना। तो ऐसा कोई भी यूं कहें स्पिरिचुअलिटी में तो ये सब ठीक है, क्योंकि वो हमेशा बड़ी बहन की तरह या माँ की तरह फीलिंग देती थी। कभी उन्होंने धर्म गुरु की तरह किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। तो ये उसकी जो पर्सनल फीलिंग होती थी, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो जाती थी, वो लोग कभी नहीं भूलते थे। जी। जैसे दादी की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी, तो हॉस्पिटल में कभी अहमदाबाद कभी इधर आपका भी बहुत आना जाना होता था। एज ए फैमिली डॉक्टर ऑल्सो आप दादी से मिलते रहते थे बहुत। तो दादी कैसे अपने आप को संभालते थे, मतलब उस समय उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहती थी? दादी तो इतनी स्टेबल थी, वो इलनेस से एक तरफ रह जाती थी। जी। दादी को इंटरेस्ट होता था, कोई डॉक्टर आता था, परिचित होता था, दादी पहले कहती थी आओ मीठे भाई आओ। जी जी। तो दादी का ये होता था कि ठीक है, दादी की एज थी, उनकी फिजिकल कुछ तो कुछ डिफिकल्टीज भी रहती थी, पर दादी उसको ओवरलुक करती थी। जी। वो कभी अपने आप ये पसंद भी नहीं करती थी कोई उनको कहे कि मैं बीमार हूँ। जी जी। वो सोचती थी ये शरीर के साथ है, ठीक है। और वो अप्रिशिएट करती थी, डॉक्टर्स को भी अप्रिशिएट करती थी। देखो मैं आती हूँ, मुझे कुछ डिफिकल्टी होती है, कभी स्टमक की प्रॉब्लम होती थी, तो कभी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती थी, लेकिन दादी उस फिजिकल पार्ट पे नहीं फोकस करके ये सोचती थी, अच्छा मेरे पास जो आया उसकी मैं क्या सेवा करूं। जी जी। कि कभी कभी तो दादी इतनी एक्सट्रीम डिफिकल्टी में भी होती थी, लेकिन तब भी हम देखते थे उनके मन में हमेशा यही रहता था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे सेवा करूं। जी। अभी जैसे एंड स्टेज में आपने दादी की हेल्थ को लेकर के क्या एक्सपीरियंस किया? नहीं, वो तब भी दादी, मतलब बेसिक क्वेश्चन ये था कि दादी एक तो स्नेह, उनका स्नेह झलकता। जब भी मैं उनके पास जाता था दादी हमेशा अपनी आर्म्स एक्सटेंड करते थे, लेकिन मैं सोचता था कि मैं हॉस्पिटल से जा रहा हूँ तो मैं दादी को नमस्ते करता था। जी जी। मैं हाथ में दादी समझता था। और दूसरा ये था कि दादी के कॉन्शियस में या सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा था, कभी कभी हंसा बहन हमारे पास सामने पूछती थी, दादी आप डायमंड हॉल में चलेंगे? तो हालांकि वो फुली अलर्ट भी नहीं थे, कॉन्शियस भी, तो सिर हिलाते थे, हाँ मैं चलूंगी। जी। तो दादी के मन में तो ऐसे बाबा के प्रति प्यार, फैमिली, ब्राह्मण परिवार के प्रति परिवार, और सबके लिए इतना अधिक स्नेह था। एक बार की मुझे बात कभी नहीं भूलती,
दादी ने कुछ, दादी हॉस्पिटल में थी ऊपर माउंट आबू में, जी जी तो दादी ने पंजाब की कुछ बहनों को बोला था कि जाने से पहले मुझे मिल के जाना। जी तो जब वो सिस्टर्स आई तो हंसा बहन ने कहा दादी तो सो रहे हैं, आप अंदर चक्कर लगा के आ जाओ। जी तो दे वेंट इनसाइड, दादी को ऐसे ही देख के आ गए, दादी सो रहे थे। तो जब दादी उठे तो दादी को जब बताया कि वो बहनें आई थी आपसे मिलने, तो दादी को लगा कि मुझे क्यों नहीं वेकअप क्यों नहीं किया, मुझे जगाया क्यों नहीं, और चली गई, मैंने उनको बुलाया था। हाँ तो मतलब दादी रिस्पेक्टेड, वो छोटी बहनें थी मतलब हमारी, लेकिन दादी की रिस्पेक्ट सबके प्रति इतनी जी। ज्यादा थी। एक जी जी हर एक को वो जैसे समझती थी कि ये बाबा के बच्चे हैं, जब आए तो मैं इनको भरपूर करके भेजूं, संपन्न करके भेजूं। जी जी जी। तो एंड स्थिति में जैसे कि दादी ने लॉकडाउन में शरीर छोड़ा, तो उस समय आपको डिफिकल्ट लगा सब चीज़ें हैंडल करना या आसान लगा? नहीं, अपने आप सहज होती गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें लगा। हाँ, ये जरूर है कि पहुंच नहीं सका कोई बाहर से, जी जी लेकिन दादी की इच्छा भी यही थी कि मैं साइलेंटली और पीसफुली और सिंपल, उनको वैसे भी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती थी। हाँ तो इसलिए वो हमेशा वो जो सोचते कोई नॉइज नहीं करे, जी जो जी काम भी हो साइलेंटली हो, प्रेम जी। से हो। तो ऐसे ही दादी प्रेम से साइलेंटली चली गई। तो जैसे आप इतनी सारी दादियों का आपने संगठन भी देखा है, तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि दादियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या चीज़ मिस लगती है, कौन सी चीज़ की नहीं, कमी देखिए महसूस होती है? दादियों, अभी हम याद करते हैं, दादी प्रकाशमणि को याद करते हैं, दादी चंद्रमणि को याद करते हैं, दादी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये दादियाँ जो है ना, इनको बनाया भगवान ने, जैसे जी। भगवान ने 14 इयर्स उनको अपने पास रखा, उनकी पालना की, उनको मोल्ड किया, जी और वो जो है ना अनपैरेलल्ड है हिस्ट्री में। जी जी और जी मैं दादी जानकी को भी देखता था, हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में इतना कंपैशन, इतनी करुणा, और वो अपने पुरुषार्थ में भी इतने एक्यूरेट थे, उनको सीखने को मिलता था। मैं कभी कभी ऐसे अचानक चला जाता था दादी के पास, तो वो दादी के मेडिटेशन का टाइम होते, दादी कहती अच्छा बैठो। हाँ तो दादी अपने नियमों में भी बहुत एक्यूरेट थी। हाँ उनको जो भी एक्यूरेसी उनको इतनी पसंद थी, और जो भी कार्यक्रम होता था, जो भी कभी क्लास के लिए भी आते थे, जो कुछ भी होता, दादी चाहती कि सब कुछ एक्यूरेट हो। जी और वो अपने लिए, जैसे मैंने कहा, उनकी सिंप्लिसिटी, उनका जीवन, उनकी जो रहन सहन का तरीका था, इट वाज अनपैरेलल्ड। जी। और हेल्थ के इतने प्रॉब्लम्स होके भी दादी इतना सारा वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे। मैं तो कभी कभी ये इमेजिन करता था, अभी मुझे एक बात याद आती है, मैं कभी दादी को फोन करता था, मान लीजिए दादी लंदन में होते थे, जी। कि दादी आपकी हेल्थ कैसी है, तो दादी अपनी हेल्थ का समाचार बाद में सुनाती थी, लेकिन पहले उस दिन की मुरली या कुछ ज्ञान की पॉइंट शेयर जी, करती जी, थी, जी। फिर कहती थी फिर मैं हेल्थ की बात सुनाऊंगी। जी 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 फोन पे यही होता था। जी। तो इतना हमने दादियों से, आपने इतनी पालना ली है, इतनी सारी दादियों से पालना ली है, क्या डिफरेंस आपको लगता है सबके बीच में, क्या अंतर महसूस होता है? यूनिक, यू कैनॉट कंपेयर टू पीपल, पर सबकी एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सबके मन में वो जो जैसे बाप समान जैसे लगते थे हमें, और जो स्नेह होता था, प्रेम जो होता था, वो अनपैरेलल्ड होता था। जैसे हमें कभी कभी लगता था कोई, मान लीजिए कोई बर्तन हो, जैसे उसमें से बाहर निकल रहा है, ऐसे लगता था। हाँ उनके रोम रोम से, उनके हर शब्द से ऐसी सोलेस मिलती थी, ऐसी हिम्मत मिलती थी, हाँ। ऐसा रिलीफ मिलता था जब दादियों से मिलते थे। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ प्रेरणादायक बातें कहना चाहते हैं भाई साहब, दादी से, और जो भी एक्सपीरियंसेस आपने? मैं ये कहूँगा कि दादी से हमने सीखा कि पेशेंस क्या है, जी। दादी से हमने सीखा कि इनोवेशन हम कैसे सेवा में कर सकते थे। दादी हमेशा बताती थी, दादी हमेशा ये समझती थी कि कोई भी है उसकी विशेषता को देखते थे वो हमेशा। उनको ये विशेषता होती थी कि इस आत्मा ने यज्ञ के लिए कितनी सेवा की है, जी। कितना अपनी लाइफ को दिया है। तो दादी उस बात को महत्व देती थी, जी। और हमेशा लिफ्ट करती थी। अगर आप मान लीजिए जैसे
आज भी बाबा ने कहा कि कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो दादी कैसे लिफ्ट करती थी, वो देखने वाली बात थी। हम तो कभी कभी दादी के पास बैठते थे, तो दादी हमेशा यही कहती थी कि देखो हर व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। हर चीज से, हर सिचुएशन से हमें सीखने को मिलता है। तो हम तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हैं। दादी अपने लिए भी कहती थी मैं तो स्टूडेंट हूँ। कभी कभी उनको लगता था, वो हमेशा कहते थे कि मुझे दादी किसने बना दिया, मैं दादी तो नहीं हूँ। दादी जैसे खुद भी नर्स भी रहे हैं और नर्स रह कर के इतनी खुद से डेडिकेटेड होके सेवा की है, तो डेफिनेटली चेक तो करने आते होंगे कि हॉस्पिटल में कैसी सेवाएं चल रही हैं। तो क्या करते थे दादी जब हॉस्पिटल आते थे? नहीं, मैं देखता था दादी कई बार हॉस्पिटल में आए। कभी हमको किसी इनॉग्रेशन के लिए बनाते थे, या फिर हमारा जैसे शिव जयंती या दिवाली पे प्रोग्राम होता था। लेकिन दादी को मैंने देखा, इवन मैंने एक बार बॉम्बे में था, तो दादी जब आती थी, उनको अगर लगता था कोई बीमार है तो दादी उनसे मिलने जरूर जाती थी। हॉस्पिटल में भी आती थी, किसी प्रोग्राम में भी आती थी, पूछती थी अच्छा हॉस्पिटल में कौन है। कोई भी बहनें होती थी, कोई भाई होते थे, फिर दादी चक्कर लगाती थी, उनको दृष्टि देती थी, टोली देती थी, हर एक का हालचाल पूछते थे। आप ये देखिए, मैं तो कभी कभी देखता था जो लोग इतने लो फील कर रहे थे, उनके चेहरे पे भी चमक आ जाती थी कि दादी आई है मिलने। जी। और फिर दादी जब आती थी तो सबको टोली देती थी। कभी कभी तो उनके साथ जो बहनें होती थी उनको भी डिफिकल्ट लगता था, इतनी टोली कहाँ से लाएं। जी। लेकिन दादी सबको, चाहे वो हमारे सफाई में काम करने वाले लोग थे या नर्सेस थे, दादी पर्सनली सबको, जो भी सामने आता था उसको टोली जरूर देती थी और दृष्टि देती थी। मैंने देखा था कि जैसे मेरे को एक बात और भी याद आती, मेरी लौकिक मदर थी, वो आईसीयू में थी, दादी मिलने आई, खास उनसे मिली, उनको दृष्टि दी। तो जैसे वो देखता था कि हर आत्मा के प्रति जैसे उनके मन में जो करुणा थी वो इतनी गहरी थी। वो समझते थे कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ मैं दूं प्रैक्टिकली। और मैं ये समझता हूँ कि मरीज जो भी होता है, जो रोगी होता है, उसको क्या चाहिए, उसको थोड़ी सी भी एनकरेजमेंट मिल जाती है ना, तो वो अपनी उदासी से, अपने वो लो फीलिंग से बाहर आ जाता है। जी। तो दादी कहती थी कि ये समय है जब उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। जब कोई समवन इज नॉट फीलिंग वेल, समवन इज फीलिंग लो, तो उनको जरूर। तो मेरे को तो कभी कभी लगता था जब कोई भाई बहन को भी कोई मुश्किल होती थी, मैं उनको दादी के पास लेके चला जाता था। दादी इतना प्यार लुटाती थी और दादी पूछती थी अभी आपको क्या जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। तो ये उनकी नेचुरल सा संस्कार था कि जब भी वो आएंगे हॉस्पिटल में तो उनको वार्ड में जाना ही जाना है। जी। प्रैक्टिकली मैंने देखा था। लगता है इसी के कारण से उनकी एज, इतनी दुआएं जो उनको मिली, वो तो उसके है, अंडरस्टूड है दादी का दुआओं, दादी के पास तो दुआओं का ढेर खजाना होगा। जी। और मैं ये समझता हूँ अभी भी यहाँ भी जब रहते थे तो उनको इंटरेस्ट होता था, जो हमारा शिवमनी है ओल्ड एज होम, वहाँ जाने का। पता नहीं वहाँ मैक्सिमम बार शांतिवन से नजदीक था तो चले जाते थे। जी। तो ये ओल्ड एज होम खोलने का भी दादी का ही संकल्प था? वेल, ये भी ड्रामा में कैसे हुआ ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बन गया। और हमारी दादी प्रकाशमणि तो इसके फेवर में नहीं थी। वो कहती थी क्यों उनको अलग क्यों करते हो। जी बिल्कुल। लेकिन अभी समय की जरूरत थी और हमारे बहुत से परिवार में जो रहने वाले भाई बहन हैं वो अकेले हो गए थे, बच्चे विदेश में चले गए और वो अकेले रहते हैं या गृहस्थ में रहते हैं, तो वो जो योगी युगल थे तो वो वहाँ फिट इन नहीं हो सकते थे। उन बातों को ध्यान में रख के ये बनाया था। और लंदन से एक ही भाई थे जो सहयोगी बने, जो निमित्त बने इसको बनाने में। तो दादी की तो बहुत एनकरेजमेंट थी, दादी जाती रहती थी वहाँ पे तो काफ़ी। तो अभी भी जैसे जानकी फाउंडेशन जो है उससे देश विदेश में अभी दादी नहीं है, तो मतलब वो कैसे संभालते हैं, वो प्रोग्राम्स कैसे चलते हैं? देखिए अभी तो वो उस समय एक कोर्स तैयार कर दिया है विच इज प्रैक्टिकली, उसमें 7 मॉड्यूल्स हैं। और वो 7 मॉड्यूल्स को जैसे आप पहले मान लीजिए वैल्यूज क्या है, पीस क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, कोऑपरेशन क्या है, तो रेलेवेंस क्या है उनकी। लोगों को ये बताना कि देखिए जो मेडिकल प्रोफेशन है उसकी कोर वैल्यूज क्या है। जी। लोगों में बर्न आउट हो जाता है, विदेश में तो ये बहुत कॉमन है कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, यहाँ भारत में भी हो रहा है। मेरे कई मित्र हैं जो डॉक्टर थे अभी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं।
जी जी क्योंकि ये चैलेंजिंग जॉब है। जी। तो उस चैलेंजिंग जॉब में उनको सपोर्ट कॉन्टिन्यूसली चाहिए होती है। तो ये जो व्यासा प्रोग्राम है उससे लोगों को जैसे लगता है दे आर एबल टू रिकैप्चर देयर वैल्यूज। तो ये उनको एक ट्रेनिंग है, एक्सरसाइजेज है और छोटे छोटे ग्रुप्स में सिखाते हैं। नॉट मेरली थियोरेटिकल। नो, छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ के उनको जैसे प्लेफुलनेस है या क्रिएटिविटी है या एक्सरसाइजेज हैं या मेडिटेशन है, इन थोड़े थोड़े ग्रुप्स में हम लोग करते हैं। जी जी। तो दादी का बहुत इंटरेस्ट था कि दादी चाहती थी कि कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करें, जो लोग भी कर रहे हैं सेवा में हैं। तो दादी को ख्याल रहता था। दादी लंदन में भी हॉस्पिटल में जाती थी। तो दादी की ये विशेषता थी, जहाँ भी जाती थी उनका फ्लेवर यही होता था कि मैं सबको एनकरेज करूं, मैं सबको ये जैसे परमात्मा से कनेक्ट करूं, ये हमेशा लक्ष्य रहता था। तो एक न्यूनेस दादी जैसे जब हेड बने संस्था के, तो क्या आपने कुछ नई चीज देखी अगर सेवाओं की बात करें? या दादी की जो यूं कहें उनका स्टैमिना, उनकी स्ट्रेंथ, इट वाज अनपैरेलल्ड। वो सुबह यहाँ होंगी, शाम को ज्ञान सरोवर में होंगी, दोपहर को पांडवन में होंगी। वो कभी मैंने नहीं देखा थकते थे कभी। इवन कभी कभी तो मैंने ये भी देखा विदेश से आए हैं, पहुंचे हैं और इवनिंग में क्लास दे रहे। जी जी जी। तो इसलिए उनकी इनडोमिटेबल स्पिरिट थी कि वो हमेशा ये चाहते थे। उनको परिवार के प्रति स्नेह कितना था। जी जी। और वो हमेशा जैसे हर चीज में इंटरेस्ट भी लेते थे, रुचि लेते थे, क्या चल रहा है, आप लोग क्या पुरुषार्थ कर रहे हो। आते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। सभी डिपार्टमेंट्स में भी हमने देखा कि डिपार्टमेंट्स में। और उनको ये होता था कि जब वो कहते थे अच्छा मेरे से प्रश्न पूछो। जी जी। उनको ये होता था मेरे लिए नए नए क्वेश्चंस निकाल के रखो। जी। क्योंकि उनको अच्छा लगता था। जब भी मैं उनके पास पर्सनली भी मिलने जाता था तो दादी हमेशा ये इनकरेज करते थे कि अच्छा रूहान करो, कोई बातचीत करो, ज्ञान का आपका पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। केवल स्थूल चीज़ों को नहीं, लेकिन वो इंटरनल स्टेज को स्ट्रेंथन बनाने के लिए करते थे। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी जी के साथ के इतने एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए अपने लाइफ के, और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जो सेवाएँ हैं उनके बारे में भी हमें जागरूक कराया। दर्शकों, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका करी सके जो जगबैरी होए। इतने हेल्थ इश्यूज होते हुए भी दादी जी ने कभी हार नहीं मानी। मुझे सिर्फ बाबा चला रहा है, इस विश्वास से उन्होंने अपने सभी विघ्नों को खेल बना दिया। हम सभी भी दादी जी की जिंदा दिली से ये सबक सीखे कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सके। दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। देखना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।